देखो बच्चों, आज की क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स को ही हम लोग करेंगे। तो ध्यान दो, एक क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ऊंचाई 200 मीटर दिया हुआ है। बिल्डिंग का ऊंचाई 200 मीटर दिया हुआ है। यहां से एक लड़का बॉल को गिरा रहा है, ड्रॉप कर रहा है, बॉल को गिरा रहा है, इसे करके बॉल छोड़ दिया, बॉल गिरा रहा है तो बॉल नीचे गिरेगा। जिस टाइम में यह लड़का बॉल को गिरा रहा है उसी टाइम में एक लड़का जमीन से एक बॉल को 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया। एक टाइम में बॉल, एक लड़का बॉल को गिराया और उसी टाइम में उसी लाइन पर एक लड़का 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को फेंक दिया। तो कुछ देर के बाद कुछ ऊंचाई पर जाकर दोनों बॉल आपस में टकरा गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बताना है कि कितना टाइम में और कितना हाइट पर दोनों बॉल मिल जाएंगे आपस में। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक लड़का ऊपर से बॉल को गिरा दिया और एक लड़का नीचे से बॉल को फेंक दिया, तो कितना टाइम में दोनों बॉल आपस में जाके मिलेंगे और कितना हाइट पर जाकर मिलेंगे। ठीक, तो इसे हम फर्स्ट बॉल मान ले रहे हैं, फर्स्ट बॉल। ऐसे मान लेते हैं बच्चों सेकेंड बॉल। ठीक है, तो लेट माना कि आफ्टर टाइम टी समय के बाद बॉल्स विल मीट, टी समय के बाद बॉल जो होंगे वह मिलेंगे। ठीक है, तो टी समय में यह कुछ दूरी तय करेगा और टी समय में यह कुछ दूरी तय करेगा। मान लो यह दूरी कुछ तय किया। देखो फॉर फर्स्ट बॉल के लिए तुम ध्यान दो बच्चों, तो बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो फार्मूला मेरा H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लिखा जाएगा। यह बात समझ में आया कि जब बॉल ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे की ओर पृथ्वी उसको खींच रहा है, तो G जो है वेलोसिटी का सपोर्ट करेगा, इसलिए यहां प्लस लिखा जाएगा। जब कोई बॉडी को तुम छोड़ते हो तो उस छोड़ते टाइम में उस समय उसका वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। यानी कि पहला बॉल टी टाइम में क्या हाइट गिरा, क्या हाइट गिरेगा, तो यहाँ 0 इंटू टी लिखेंगे और प्लस हाफ GT स्क्वायर, मतलब कैलकुलेशन होके हाफ GT स्क्वायर गया तो 0 हो गया। ठीक है, सेकेंड बॉल के लिए अगर देखो, सेकेंड बॉल के लिए देखोगे तो सेकेंड बॉल नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसके लिए G जो है वह विपरीत लग रहा है। तो विपरीत अगर लगेगा, विपरीत मतलब उल्टा डायरेक्शन में अगर लगेगा तो वह वेलोसिटी के उल्टा लगेगा, तो यह घटाएगा वेलोसिटी को, डिक्लेरेशन करेगा, तो फार्मूला UT माइनस हाफ GT स्क्वायर लगेगा। तो यह कॉन्सेप्ट समझो, ऊपर से नीचे आने में प्लस लगता है और नीचे से ऊपर जाने में माइनस हाफ GT स्क्वायर लगता है। यहां पे H2 लिख दिए, U के जगह इनिशियल वेलोसिटी। तो सेकेंड बॉल का शुरुआत में वेलोसिटी क्या है बच्चों? 50, तो 50t माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब समझो बच्चों कि दोनों बॉल आपस में मिले हैं, तो मान लो कि यह 40 मीटर गिरा, तो इसको कितना चढ़ना पड़ेगा मिलने के लिए? 160। 40 गिरा तो यह 160 चढ़ेगा तब ना 200 पे मिलेगा। ये 40 गिरा, ये 100 पे चढ़ा तो मिलेगा थोड़ी, बीच में 60 मीटर का गैप हो जाएगा ना। तो यानी कि बॉल्स विल मीट, बॉल्स मिलेंगे यदि H1 और H2 जोड़ने से 200 मीटर आ जाए, और एक बच्चा इधर से चल रहा है, एक बच्चा इधर से चल रहा है, तो मिलेगा कब? जब ये दोनों जोड़कर दोनों के बीच के शुरुआती डिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो H1 के जगह पर हाफ GT स्क्वायर है प्लस 50t माइनस हाफ GT स्क्वायर, और यह 200 आ गया, तो यहां से t बराबर आ गया बाबू 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड के बाद बॉल आपस में मिलेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो 4 सेकेंड के बाद यह कितना हाइट गिरेगा वो पता चल जाएगा। मतलब फॉर फर्स्ट बॉल के लिए अगर हम लें, पहला बॉल के लिए,
तो h1 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर है। हाफ जी का वैल्यू 10 लिख दो और 4 का स्क्वायर लिख दो, 5 16 25 80 मीटर। जी का वैल्यू देगा कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वैसे एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में 10 वैल्यू दे देता है, कैलकुलेशन आसान पड़े इस तरह से। क्योंकि साइंस में जो तुम जिस क्लास में हो बच्चों, तुमको कैलकुलेशन नहीं सिखाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सब कॉन्सेप्ट को सीख गए। मतलब बॉल 4 सेकंड के बाद आपस में आकर मिलेंगे और उस टाइम तक कितना हाइट यह गिरेगा 80 मीटर और यह कितना चढ़ जाएगा तो 120 मीटर, क्योंकि 80 और 120 निकाल कर देखो भी तो 120 मीटर आएगा। ठीक है बच्चों, हटाते हैं इसे, समझ गए होगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना है। अच्छा सवाल है, इसमें फार्मूला कैसे कैसे हम यूज किए यह बातें हम तुम लोग को समझाएं, लेकिन अब ध्यान से आगे समझो। देखो बच्चों, एक एच हाइट से एक बॉडी को गिराना है वर्टिकली। एच हाइट से बॉडी गिराना है, 3 तरीका से बॉडी गिरा सकते हो। पहला, यू वैल्यू ड्रॉप कर दो माने छोड़ दो। तो जब भी बॉडी ड्रॉप करते हो, छोड़ते हो, उसका शुरुआत वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? 0। समझ में आया? 0, क्योंकि फेंक नहीं रहे हैं, वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे उसको वेग नहीं दे रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, शुरुआत वेलोसिटी 0 हुआ। तो h बराबर यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। समझ रहे हो? हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि यूटी तो 0 हो गया। अगर किसी बॉडी को हम h ऊंचाई से अगर u वेलोसिटी से हम फेंक दें, तो फेंकेंगे जब, तो फार्मूला यहाँ पे यानी कि प्रोजेक्टेड फेंका जाता है। प्रोजेक्टेड माने फेंका जाता है वर्टिकली माने उधरवत। देखो यह लाइन वर्टिकल लाइन कहा जाता है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर फेंका जाता है। तो h बराबर फार्मूला होगा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर क्यों लिखे हैं, इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम ध्यान देते हैं कि अगर हम बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दे तो यह कैसे गिरेगा। एक ऊंचाई पर हम चले गए और u वेलोसिटी से हम बॉडी ऊपर फेंक दिए, तो बॉडी वास्तव में ऐसे ऐसे जाएगा। वस्तु u वेलोसिटी से फेंकोगे तो बॉडी ऐसे ऐसे जाएगा, घूम फिर क्या कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा। सोचो, मान लो इतना हाइट से बॉडी अगर हम फेंके तो ऊपर फेंके तो बॉडी ऐसे जाएगा, ऐसे फिर वापस लौटेगा, ऐसे करके गिरेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके लिए जो फार्मूला कैसे यूज होगा, तो हम तो यहां से हमको ट्रेवल कितना हाइट चलना है तो h। इस दिशा को हम, इस डायरेक्शन को हम प्लस मान रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे बच्चों? माइनस। इस डायरेक्शन को हम प्लस मान रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन को हम प्लस माने थे तो जी को प्लस में लिए थे, और यू भी नीचे था तो यू भी प्लस में लिया था। समझिए ना बच्चों। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में प्लस लिए, तो यू कौन डायरेक्शन में लिया गया है? माइनस में। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा जाएगा माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत ही स्टार फॉर्मेट है। इससे तुम क्या बच गए कि पहले ऊपर गया, फिर कहां तक पहुंचा, वहां से गिरा, इस सबसे बच गए तुम। सीधे यह फॉर्मूला लगाओगे, टाइम निकल जाएगा। समझ गए? एक एग्जांपल बता रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो, मान लो 50 मीटर का ऊंचाई है, एक बॉडी यहां से छोड़ दिए, तुम ड्रॉप कर दिए, कितना देर में गिरा टाइम निकालो। तो h बराबर अपना हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, उसमें h की जगह 50 भरना है, हाफ जी का मान 10 और t का स्क्वायर। 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, t बराबर √10 सेकेंड। कोई दिक्कत? आराम से बन गया। मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि 50 मीटर हाइट है बच्चों, और नीचे की ओर हम फेंक दे रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड से। तो हमारा h बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। h की जगह 50 लिख देंगे, u की जगह 4 लिख देंगे, 4t, यहाँ पर हाफ जी का मान 10 लिखेंगे और टी स्क्वायर। ठीक, तो 5t स्क्वायर प्लस 4t और माइनस 50 बराबर 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से t का मान निकाल लेंगे।
अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि बॉडी है 60 मीटर की ऊंचाई से 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 7 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक दिए, तब यह कितना देर में घूम फिर के गिरेगा। तो फार्मूला बस आसान है, क्या लिखेंगे, h बराबर माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस यूटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में फेंक दिया गया है। हाइट के जगह 60, u के जगह -7t प्लस 5t स्क्वायर। फिर यहाँ पे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से t का मान निकाल लेंगे। तो एक हाइट से बॉडी को गिरने में कितना समय लगता है, 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन छोड़ दिए गिर गया, दूसरा नीचे फेंक दिए गिर गया, और ऊपर फेंक दिए तो घूम फिर के आके गिर गया। तो इस फार्मूला को बहुत ही स्टार फार्मूला है, बहुत दिन काम देने वाला है बच्चों, ध्यान से समझोगे। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लोगे, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, ध्यान पूर्वक मेहनत करके अगर समझोगे तो जरूर से जरूर बच्चों चीजों को तुम समझ जाओगे। अब एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक मेहनत से समझना है। देखो, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ऊंचाई 11.8 मीटर है। एक बिल्डिंग का ऊंचाई 11.8 मीटर है। 11.8 मीटर के हाइट का एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक छोटा सा बच्चा लटका हुआ है, एक छोटा सा किड लटका हुआ है पकड़ के बिल्डिंग को। बिल्डिंग पकड़ के छोटा सा बच्चा लटका हुआ है। यहाँ दूर एक बच्चा दौड़ते हुए अपना जॉगिंग करते हुए आ रहा था भी स्पीड से, तो देखा कि बच्चा गिरने वाला है, बच्चा गिरने वाला है। यह जो आदमी था 7 मीटर के दूरी पर देखा कि बच्चा का हाथ छूट गया, ये दौड़ के जाके बच्चा को कैच करके पकड़ लिया। तो बताना कितना स्पीड से चल रहा था कि जाके बच्चा को कैच करे। आदमी के बाह का ऊंचाई 1.8 मीटर दिया हुआ था। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि एक बच्चा ऊपर से गिर रहा था, एक आदमी इधर से दौड़ रहा था, अब बच्चा को बचा ले टू सेव किड, माने कैच कर ले, टू सेव किड फाइंड स्पीड ऑफ पर्सन। स्पीड निकालना है हम लोग को पर्सन का। ऐसा मानना है कि स्पीड जो भी है ना इसका, वह कांस्टेंट है, नियत कांस्टेंट स्पीड से यह दौड़ रहा था। ठीक, 7 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, बच्चा का सिचुएशन और एक पर्सन का सिचुएशन। मान लो बच्चा यहाँ से गिरा, अब 5 सेकेंड में गिरा, और ये आदमी 10 सेकेंड में पहुंचा, तो बचा लेगा बच्चा को? नहीं। ठीक है, ये पहले ही पहुंच गया तो हाथ पकड़ के खड़ा रहेगा, कैच कर लेगा। लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट हम उसी टाइम में पहुंचना चाहिए, तो आगे ना निकल जाएगा ये। तो इसको रुकना नहीं है, इसको दौड़ते जाना है, तो कैच करके पार कर जाना है। ठीक है, तो बताना है हम लोग को कि कितना, देखो बहुत तेज स्पीड से दौड़ेगा तो पार कर जाएगा, यानी कि न्यूनतम स्पीड से दौड़ना है कि बचा ले। तो कैसे बचाएगा? जितना देर में गिरेगा उतना ही देर में अगर यहाँ पहुंच गया ताकि कैच कर लेगा। समझ गए? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझो कि कीड के लिए अगर बात किया जाए, छोटा सा जो कीड है उसके लिए अगर हम बात करते हैं, तो कीड तो अपने से कूदा नहीं है, पकड़ के बेचारा लटकल था, तो हाथ छूट के गिर गया, तो उसका शुरुआत में स्पीड क्या था? 0 था। कितना हाइट गिरेगा कीड? हाइट फॉलन बाई कीड। ऐसा मान के चलना है कि बच्चा बच गया है। ठीक है, तो कितना गिरेगा वो? 11.8 मीटर से 1.8 मीटर ऊपर ही उसको रोक लिया है। तो 11.8 मीटर से 1.8 घटाओगे तो कितना ऊपर रोक लिया है? 10 मीटर। यानी कितना गिरा ही? 10 मीटर। H बराबर यूटी प्लस की माइनस? प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि गिर रहा है नीचे, जी भी पृथ्वी भी नीचे खींचता है, और दोनों सबको प्लस डायरेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ प्लस लगता है। हाइट के जगह तो 10 मीटर बच्चों गिरा है, शुरुआत में स्पीड 0 है, हाफ जी का मान 10 दिया रहेगा क्वेश्चन में,
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहेगा और टी स्क्वायर 5 हो गया। तो इधर आ जाओ, तो 5t स्क्वायर बराबर हो गया 10, तो t बराबर हो गया 5/10 का रूट। ठीक, तो √2 सेकेंड। टू सेव किड, बच्चा को बचाने के लिए पर्सन हैज टू कवर 7 मीटर इन √2 सेकेंड। पर्सन को 7 मीटर दौड़ जाना है, कितना सेकंड में? तो √2 सेकंड में। क्योंकि अगर लेट कर देगा तो बच्चा भाई गिर जाएगा, अगर जल्दी कर देगा तो पार कर जाएगा। ठीक है, तो कैच करना है, मिनिमम स्पीड निकालना है कि कम से कम भाई कितना से दौड़े कि बचा ले। तो हमको डिस्टेंस पता है और स्पीड, हमको टाइम भी पता है। तो स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस लिख देंगे बच्चों 7 और टाइम लिख देंगे √2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम लगता है अपना फार्मूला आराम से। तो उम्मीद करते हैं यह न्यूमेरिकल भी बढ़िया से एकदम समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल को समझने की नियत से, कॉन्सेप्ट क्लियर के नियत से तो देखना ही चाहिए, साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हमें मिलता है क्वेश्चन तो हम क्या क्या बात इसमें सोच पाते हैं। क्योंकि फिजिक्स होता है इमेजिनेशन का चीज, सोचने का चीज। जितना अच्छा फिजिक्स सोच पाओगे उतना आगे फिजिक्स में तुम बढ़ पाओगे। फिजिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करने से तुम पढ़ोगे तो तुम फिजिक्स में बहुत आगे जा सकते हो। कॉन्सेप्ट फंसा हुआ रहेगा तो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाओगे फिजिक्स में, इसलिए ध्यान दो। इसको हटाते हैं बच्चों, वीडियो जरूर कर नोट करते जाना है, नोट कॉपी फेयर कॉपी बनाते जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। मान लो बच्चों कि अगर यह पोजीशन है, पोजीशन मानी स्थिति, और यह है टाइम। ठीक है, और इस तरह ग्राफ दिया है। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है? टाइम बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, और पोजीशन जहां है वही है। पोजीशन ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह कैसा चीज को प्रदर्शित कर रहा है? रुका हुआ वस्तु को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यह प्रदर्शित कर रहा है। स्टेशनरी इन द सेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड की अपेक्षा वस्तु रुका हुआ यह प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि पोजीशन उसका बदल नहीं रहा है। क्लियर है? इस ग्राफ को देखो बच्चों, यहां पोजीशन है और टाइम है, और इस तरह ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं, मेरा पोजीशन भी क्या होते जा रहा है? बड़ा होते जा रहा है, माने बदलते जा रहा है। तो वस्तु चल रहा है। ठीक है, पोजीशन और टाइम के ग्राफ में, पोजीशन और टाइम के ग्राफ में जो वेलोसिटी होता है, माने वेग होता है, वेग होता है वह होता है ds बटा में dt। ग्राफ में ds बटा dt का मतलब क्या होता है? टाइम थीटा, और थीटा यहाँ पे एकदम कांस्टेंट है, तो थीटा बदल नहीं रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस ग्राफ का मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन है, समरूप गति। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे बॉडी यह चल रहा है। क्लियर है बच्चों? अब तुम बात समझो कि यहाँ पे तुम समझ रहे हो ना कि समय के साथ बराबर हिसाब से पोजीशन बदल रहा है। इस ग्राफ को देखो, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में परिवर्तन बटा समय, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। यहां बाबू पोजीशन दे दिया और यह टाइम दे दिया, और इस तरह ग्राफ दे दिया। इसमें भी समय के साथ पोजीशन तुम्हारा क्या हो रहा है? बदल रहा है, लेकिन एक समान रूप से नहीं बदल रहा है। यानी कि भी जो tan थीटा से हम देखते थे, यहाँ थीटा क्या होते जा रहा है? बदलते जा रहा है। तो भी जो है बदलने वाला हो गया, एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, यानी यह एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति हो गया। और इसमें जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसे
कहते हैं। एक समान गति से यह वस्तु आगे नहीं बढ़ रहा है। क्लियर है बाबू? तो ये तीनों ग्राफ या स्टेशनरी के लिए है, या यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है। इस ग्राफ को देखो बच्चों, पोजीशन और टाइम का यह ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को तुम देखो, इस ग्राफ में तुम देख रहे हो कि एक ही टाइम कोई टी टाइम पर वस्तु का दो स्थिति दिया हुआ है। एक स्थिति यह दिया हुआ है और एक स्थिति यह दिया हुआ है। एक ही टाइम में वस्तु दो जगह नहीं ना हो सकता है, और दूसरा बात समय घट नहीं ना सकता है। ऐसे बढ़ना माने टाइम बढ़ना, और ऐसे माने टाइम घटना, तो टाइम कभी घट नहीं सकता है बच्चों। इसलिए यह कैसा ग्राफ है? रॉन्ग है। यह पोजीशन टाइम के गलत ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं इन सब ग्राफों को पहले के हिसाब से ही तुम समझ चुके होंगे। ठीक है, पढ़ाई को किए होंगे तो यह सभी बातें तुम्हें आती होंगी। ठीक है, हटाते हैं इसे। ध्यान से मेहनत करके अगर चीजों को समझोगे ना बच्चों, हर चीज क्लियर होते चला जाएगा। अब एक बात समझो बच्चों, देखो बॉडी जो है, कोई वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, एक सीधा लाइन पे चल रहा है। तो इस डायरेक्शन को, इस दिशा को अगर प्लस मानते हो तो इस दिशा को तुम क्या मानते हो? माइनस। एक सीधा लाइन पे अगर बॉडी चल रहा है तो इस दिशा को तुम अगर प्लस मानते हो तो इस दिशा को तुम क्या मानते हो? माइनस मानते हो। तो अगर तुम्हें ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, इस ग्राफ को देख रहे हो तुम, 0, 10, 20 और यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे -50 मीटर पर सेकेंड। इस तरह ग्राफ देने का क्या मतलब है? इसका मतलब समझो। मतलब 10 सेकेंड तक वेलोसिटी प्लस में है, मतलब 10 सेकेंड तक बॉडी आगे जा रहा है, और 10 से 20 सेकेंड के अंतराल में वेलोसिटी क्या में है? माइनस में। माइनस का मतलब पीछे आ रहा है। मतलब पहला 10 सेकेंड तक बॉडी आगे गया और अगला 10 सेकेंड में बॉडी क्या आ गया? पीछे आ गया। समझ गया? तो इसमें तुम्हें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है बच्चों विस्थापन। विस्थापन अगर पूछेगा तुमसे तो v और t का ग्राफ रहेगा, मतलब वेलोसिटी या टाइम का ग्राफ रहेगा, तो एरिया अंडर vt ग्राफ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहां पे जब तुम डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हो, यहां पे जब तुम डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हो तो यह प्लस में या माइनस में देगा डिस्प्लेसमेंट। आगे जाना मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और पीछे आना मतलब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन के साथ होता है वो। तो एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट 10 गुने 50 प्लस माइनस में हाफ 10 गुने 50, क्या आ गया बच्चों? मतलब जहां चाह चला था बॉडी वहीं पहुंच गया। 10 सेकेंड आगे गया, फिर 10 सेकेंड उसी दर से पीछे आ गया, क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। समझ में आया? अब इसका आगे बात हम बताते हैं। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। इसको आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, जुड़ाते रहता है ये। 5 मीटर अगर आगे गए और 5 मीटर अगर पीछे आए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस 10 हुआ। 5 आगे गए और 5 पीछे है, तो यहां होगा हाफ 10 × 50 प्लस हाफ 10 × 50, यानी कि 500 मीटर आएगा। समझ गए बच्चों? इस ग्राफ के आधार पर एक पर्सन पहले 250 मीटर आगे गया है और फिर 250 मीटर पीछे आ गया है। वेलोसिटी माइनस का अर्थ है पीछे आना, और 250 आगे गया 250 पीछे आया तो डिस्टेंस तो 500 चला, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या चला बच्चों? 0। ग्राफ देख के बात समझना, ठीक है? यही अगर स्पीड रहता है तो यही ग्राफ ऊपर खींचते हैं हम, क्योंकि स्पीड जानते हो क्या होता है? स्पीड में होता है चाल, वह मैग्नीट्यूड माने परिमाण ऑफ वेलोसिटी होता है किसी समय पर। माने बिना डायरेक्शन का जो वेलोसिटी बिना डायरेक्शन के सोचते हो तो वही स्पीड होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यह सब ग्राफिकल नॉलेज और कैलकुलस के नॉलेज से ही तुम मोशन में बड़े स्टूडेंट बन सकते हो। मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स में
बस छोटा बात है उसमें तो भाई कांस्टेंट जी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ज्यादा कैलकुलस तो लगेगा नहीं। कैलकुलस लगाने के लिए क्या लगाना पड़ता है बच्चों? कैलकुलस लगाने के लिए हमें लगाना पड़ता है क्या? वेरिएबल मोशन होना चाहिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो कैलकुलस तो मोशन अंडर ग्रेविटी में लगने वाला है नहीं, ठीक ना। तो ध्यान दो इसको, देखो देखो ध्यान दो बच्चों। एस अगर पोजीशन को प्रदर्शित कर रहा है, एस अगर पोजीशन को प्रदर्शित कर रहा है, तो वेलोसिटी जो होता है v वह होता है ds बाई dt। यह स्लोप से पता करते हैं हम, स्लोप, ठीक है। और स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा। एक्सेलरेशन जो होता है त्वरण a बराबर वह होता है dv बटा dt। और dv बटा dt का भी स्लोप निकालते हैं, मतलब एस टी के ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो v पता चल जाएगा, अब vt के ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो a पता चल जाएगा। आसान सा बात था। लेकिन a बराबर d बाई डी टी, v के जगह ds बाई डी टी भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। और इसे तुम डी स्क्वायर ऐसा डी टी स्क्वायर लिख दो, मल्टीप्लाई नहीं है, यह प्रदर्शन है कि s का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो v प्राप्त होगा, और v का भी एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो a प्राप्त होगा। s का दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, s का एक बार डिफरेंशिएशन किए फिर एक बार किए तो a प्राप्त होता है। यानी कि एस टी के ग्राफ से a देखने के लिए आकार देखना पड़ता है, ग्राफ का शेप देखना पड़ता है। शेप, शेप मतलब होता है आकार। आकार एस टी के ग्राफ का आकार देखकर हम एक्सेलरेशन का नियत बताएंगे, एक्सेलरेशन का नेचर बताएंगे। एस टी के ग्राफ देखकर हम एक्सेलरेशन का नेचर बताते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है, प्लस है कि माइनस है। कैसे बताते हैं इसको ध्यान समझो। एस टी का ग्राफ दिया रहेगा, ऊपर में मुंह खुलेगा, ऊपर मुंह खुलेगा तो पॉजिटिव में एक्सेलरेशन होगा, और एस टी के ग्राफ में अगर नीचे मुंह खुलेगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और अगर मुंह खुलबे ना करे, ना ऊपर मुंह खुला नीचे, तो ये जीरो होगा। एस टी का ग्राफ देखकर कोई कहेगा कि बताओ बाबू एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो देखना ग्राफ का मुंह किधर खुला है। जैसे ध्यान दो, ऐसे ग्राफ दे दिया, ठीक, एस टी का ग्राफ, पोजीशन और समय का ग्राफ दे दिया, कहा t1 समय पर एक्सेलरेशन कैसा है, तो मुंह केने खुला है नीचे, एक्सेलरेशन कैसा होगा? निगेटिव। समझ गया? और मुंह ऊपर अगर खुलेगा, ऐसे होगा मुंह, हेने मुंह खुलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एकदम साधारण बात है बाबू। एस टी के ग्राफ में ग्राफ के मुंह देखकर एक्सप्रेशन का प्लस या माइनस साइन देते हैं हम, ठीक है। तो अभी तक का आज की क्लास में देखो हम न्यूमेरिकल्स कराए, एक न्यूमेरिकल्स जो कराए, उसके बाद एक लड़का दौड़ कर आ रहा था, ऊपर से गिरने वाला लड़का को कैच किया था, यह सब बात हम तुम लोग को बताए थे, और फिर ग्राफ के नॉलेज भी तुम्हें हम दिए। तो पूरा मेहनत करके देखो भाई, मैथमेटिकल टूल्स पूरा पढ़ लो, बार बार ये बात बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लो। अगर वक्त मिलता है तो बेसिक मैथमेटिक्स जो डाले थे क्लास 11 का प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लो, और मोशन का शुरुआत से सब वीडियोज को देखो, बार बार रिपीट करो, मेहनत करो, सब क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।